हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में स्पीकर और स्पीकर यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा या स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन राज्यसभा और वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले मैं आपसे एक बात करूँ, जो कल हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा के सांसद का इलेक्शन डिस्कस किया था। अगर उससे आगे मैं बोलूँ तो वो ओथ लेते हैं और ओथ में ही बोलते हैं टू बियर ट्रूथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो ओथ में वो बोलते हैं टू सेव द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और अगर हमारे साथी रिश्तेदारी कोई भी आया तो हम उसका एक पक्ष नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें ओथ में होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो जो स्पीकर होता है वो होता है किसका, पार्लियामेंट के लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर, है ना। अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है कि जो लोकसभा की सारी मीटिंग होगी उसे कौन चलाएगा, ये कौन उसे जो चलाएगा उसको जो हेड करेगा वो होगा हमारा लोकसभा स्पीकर। अगर हम बात करें तो ये जो लोकसभा स्पीकर होता है ये लोकसभा के लिए होता है। लोकसभा में एक स्पीकर होता है और जो दूसरा होता है वो डेप्यूटी स्पीकर होता है। दूसरा जो होता है वो डेप्यूटी स्पीकर होता है। जबकि राज्यसभा में दो चीजें होती है। राज्यसभा में कौन कौन होता है, राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है, राज्यसभा में एक चेयरमैन, और जो दूसरा होता है वो होता है डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीकर की तो स्पीकर का इलेक्शन कैसे कैसे किया जाता है ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो स्पीकर जो इलेक्ट होता है, शुरुआत करिए, मान लीजिए 2019 में मोदी जी जीते थे। ठीक है, दोबारा मोदी जी जीत चुके हैं 2019 में, 2014 के बाद। अब उस समय डिसाइड करिएगा कि स्पीकर कैसे चुना जाएगा। देखो, जैसे ही उसके सारे जो एक एमपीज हैं, जो सारे एमपी हैं बीजेपी के लिए, जो लोकसभा में सारे एमपी हैं उनमें से एक स्पीकर चुना जाएगा। और स्पेशली ये जो स्पीकर होगा ये रूलिंग पार्टी की ओर से चुना जाएगा, रूलिंग पार्टी की ओर से। जो डेप्यूटी स्पीकर है वो भी पहले रूलिंग पार्टी से ही चुना जाता था, लेकिन 2011 के बाद जो डेप्यूटी स्पीकर है, 2011 के बाद डेप्यूटी स्पीकर ज्यादातर केसेस में अभी तक अपोजिशन पार्टी से चुना गया है। डेप्यूटी स्पीकर 2011 के बाद अपोजिशन पार्टी से चुना गया। ठीक है, अगर हम इसके बाद डेप्यूटी स्पीकर की बात कर लें तो स्पीकर में बात करते हैं कि स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है। देखो, स्पीकर में मान लो ये जो सारे एमपी थे ये अपने आप में स्पीकर का एक स्पीकर चुनेंगे अपने लिए। ठीक है, स्पीकर फिर इनको हेड करेगा। ठीक है, स्पीकर यानी कि ओम बिरला, है ना, वो इस समय के स्पीकर है। अगर हम बात कर लें तो जो ये एमपीज होंगे, जो रूलिंग पार्टी के एमपीज वोट करेंगे, निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी जीतेगी। वो क्योंकि मेजोरिटी में उनकी सरकार है तो उनकी सरकार बनने के बाद स्पीकर रहे होंगे। अगर हम स्पीकर की बात कर लें तो स्पीकर का जो इलेक्शन डिसाइड करता है कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, यानी कि स्पीकर के इलेक्शन की जो तारीख डिसाइड होती है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि स्पीकर का इलेक्शन किस तारीख को होगा, कौन से दिन होगा। ये सारी चीजें हमारे लोकसभा के स्पीकर के लिए प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड की जाती हैं। इसके बाद बात कर लें कि स्पीकर जो है, यानी कि अब जो स्पीकर चुन लिया गया उसके काम क्या है। देखो, स्पीकर के ना बहुत सारे काम होते हैं और उन काम को डिस्कस कर लें। अगर हम स्पीकर के काम डिस्कस करें सबसे पहले तो स्पीकर का सबसे पहला काम होता है कि वो सेशन को हेड करेगा। ठीक है, सेशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। वो एक कोरम के आधार पर वो डिसाइड कर सकता है कि अगला सेशन या मीटिंग जो वो शुरू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जो कोरम होता है 1/10, ये 1/10 क्या होता है, कोरम होता है। दूसरा काम स्पीकर का ये होता है कि वो वोटिंग कराता है। दूसरा काम ये होता है कि वो वोटिंग कराता है। मान लो कोई भी एमपीज में किसी भी बिल पे, किसी भी रिजोल्यूशन पे वोटिंग होनी है तो वो निश्चित रूप से वोटिंग कराएगा। और वोटिंग इस टाइप से होते हैं कि मान लो वो पहले बोलता है कि भाई साहब अगर हाँ है तुम जो वोटिंग के सपोर्ट में वो आयस बोलो, जो वोटिंग के सपोर्ट में नहीं है वो नो बोलो। तो वो अपने हिसाब से बोल देता है कि इतने इतने। अगर उसके बाद वो दोबारा बोलता है, किसी को लगे भाई कोई गलत है तो वो बोल सकता है कि हाँ जी गलत है। उसके बाद क्या कराता है, वो लॉबी खाली कराता है। लॉबी खाली कराने के 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम होता है। उसके बाद वो दोबारा से आयस और नो बुलवाता है। अगर उसके बाद भी कोई अपोजिशन लीडर है कोई भी क्लेम कर दे कि ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो उसके बाद वो पर्ची पे वोटिंग कराता है। पर्ची पे वोटिंग कराने के बाद फिर जो होता है, पर्ची पे वोटिंग कराता है, उसके बाद भी कोई क्लेम कर दे, अगर पर्ची पे वोटिंग के बाद भी कोई क्लेम कर दे तो वो बोलता है कि भैया तुम आयस, पहले आयस वाले खड़े हो जाओ, फिर नो वाले खड़े हो जाओ, और दोनों को गिन लेता है। जो फाइनल होता है उस हिसाब से वोटिंग हो जाती है। ठीक है, अगर इसके बाद की हम बात करें तो वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है। किस किस का, फाइनल इंटरप्रेटर का मतलब फाइनल अथॉरिटी है। वो फाइनल अथॉरिटी है 3 चीज के मामले में। सबसे पहली चीज मामले में कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली चीज का कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ हाउस, कंडक्ट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ हाउस। ठीक है, और तीसरा होता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन।
पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। एक और चीज बता दें, जो स्पीकर की पोस्ट है वो भी इन तीन चीज से ली गई है। स्पीकर तीन जगह डिफाइंड है, ये स्पीकर की जो पावर है वो तीन जगह से ली गई है। पहली जो पावर है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ली गई है, दूसरी पावर उसके कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ लोकसभा से यानी कि रूल्स एंड प्रोसीजर से ली गई है, और तीसरी पावर जो उसकी वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से ली गई है। अगर देखो स्पीकर को लगता है कि भाई अब ये जूता चप्पल चलाने लगे हैं मेरे जो सांसद हैं, अब जो मुझे मीटिंग है वो थोड़ी देर के लिए खत्म कर देनी चाहिए, तो उस मीटिंग को जो खत्म करने का नाम बोलते हैं हम उसे बोलते हैं एडजर्न, यानी कि मीटिंग को एडजर्न कर देना। ठीक है, स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग देख लो भाई, ADJOUR है। अगर वो मीटिंग का कुछ टाइम के लिए, जैसे कि उसने बोल दिया कि भाई 2 बजे उसने एडजर्न कर दी लोकसभा, ठीक है, उसने बोल दिया सब 3 बजे मिलना है ना, सब 4 बजे मिलना है, कल मिलना, परसों मिलना, अगर वो टाइम के साथ बोलता है तो उसे बोल देते हैं एडजर्न। ठीक है, और वो अगर कुछ टाइम ना बताए, वो बोले जब मेरी इच्छा, जब मैं बुलाऊंगा, तो उसे बोल देते हम एडजर्न साइन डाई, एडजर्न साइन डाई। ठीक है, उस चीज को हम बोल देते हैं एडजर्न साइन डाई, है ना। तो ये उसका अंतर है। अगर इसके बाद की बात करें तो देखो, वो कभी जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो कभी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो MLA सारे MP एक साथ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा में, सारे बैठे हैं, एक बिल आया, और बिल आया ट्रिपल तलाक बिल, बिल आया ट्रिपल तलाक बिल। ठीक है, ट्रिपल तलाक बिल आ गया, ट्रिपल तलाक पे MP सब वोट कर रहे हैं, और उनकी जो MPs की वोट है, अगर मान लो एक रूलिंग पार्टी की आ गई 180 और अपोजिशन पार्टी की, रूलिंग पार्टी की आ गई 380, ठीक है, और अपोजिशन पार्टी की आ गई मान लो 180, एग्जाम्पल ले लेना, टोटल 543 कर लेने हैं, है ना। अगर इतनी वोट आ गई तो ये जीत जाएगा, कोई इशू था ही नहीं। लेकिन अगर मान लो इन दोनों MPs की वोट अगर फर्स्ट इंस्टेंस में इसने वोट नहीं करी, ठीक है, अब मान लो इससे वोट कब करेगा, ये मान लो इसकी भी वोट 150 आई और इसकी भी वोट 150 आई, ठीक है, तो अब स्पीकर वोट करेगा, जिसके पक्ष में चाहेगा उसके पक्ष में वोट करेगा, स्पीकर वोट करेगा, और जिसको स्पीकर वोट कर देगा वो जीत जाएगा। यानी कि स्पीकर इक्वलिटी के केस में वोट करता है। क्यों वोट क्यों करता है, ताकि कोई डेडलॉक ना बचे, ताकि कोई डेडलॉक जो है वो ना बचे, कोई भी डेडलॉक ना हो लोकसभा के ही अंतर्गत। ठीक है, स्पीकर की अगर मैं आपसे इसके अलावा बात करना चाहूं फिर, तो स्पीकर वोटिंग कर लेता है, ठीक है, स्पीकर की डेडलॉक की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग यूज करता है। अगर पार्लियामेंट, मान लो ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एक अगर मान लो पार्लियामेंट में लोकसभा से बिल पास होकर गया राज्यसभा में, राज्यसभा से बिल पास होकर आया लोकसभा में, एक ऑर्डिनरी बिल है, कोई ज्यादा तगड़ा बिल नहीं है, लोकसभा राज्यसभा का एक बिल आया, ठीक है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, लेकिन राज्यसभा ने उसे कोई अमेंड करने के लिए बोला, या राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया, उसने बोला कि या तो इसे अमेंड कर लो, या जो भी राज्यसभा ने कंडीशन रखे, यानी कि राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया। निश्चित रूप से अगर ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा प्रिसाइड नहीं कर सकता, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में वो बिल पास होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक्ट में भी, ये जो बिल में भी लोकसभा प्रिसाइड का मतलब होता है लोकसभा अपनी नहीं चला सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में या बिल में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये ज्वाइंट सिटिंग जो होती है ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होती है, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है वो ऑर्डिनरी बिल्स के लिए अंतर्गत होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स का मतलब ये है कि जब अब इनकी जो दोनों की मीटिंग होगी, इन दोनों की क्या होगी, मीटिंग होगी, लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, तो इस मीटिंग को जो प्रिसाइड करेगा, इस मीटिंग को भी प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। मान लो स्पीकर छुट्टी पे गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ गोवा, अब उसके बाद कौन उसे प्रिसाइड करेगा, उसके बाद उसे प्रिसाइड करेंगे, स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्टी स्पीकर। अगर मान लो डेप्टी स्पीकर साहब मर गए, ठीक है, उसके बाद कौन प्रिसाइड करेगा उसे, तो उसके बाद जो प्रिसाइड करेगा डेप्टी चेयरमैन। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि चेयरमैन कभी भी इसको प्रिसाइड नहीं करेगा ज्वाइंट सिटिंग को। ठीक है, और अगर इसके बाद मैं स्पीकर की बात करूं तो ये इसकी ऑर्डिनरी बिल्स की ज्वाइंट सिटिंग हो गई। ठीक है, स्पीकर्स की जो पोजीशन है, इसके बाद अगर हम बात कर ले, यानी कि स्पीकर जो है सीक्रेट सिटिंग भी बुला सकता है। अच्छा एक और चीज समझ लो, माना जाता है कि जब भाई ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा हमेशा पावरफुल होता है। गाइस ऐसा नहीं है, आप एक चीज समझो, कोई बिल आया था राज्यसभा से और वो लोकसभा में आके पास नहीं हो पा रहा, ठीक है, अगर लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा और लोकसभा के मेंबर मान लो इस समय 2 ही मेंबर है, कोलिशन की सरकार है, इनके पास 2 ही मेंबर ज्यादा है, मान लो 543 का मतलब मान लो इनके पास कुल 272 मेंबर है, ठीक है, और जो मेजोरिटी बनती है वो बनती है 270 पे, यानी कि इनके पास 2 मेंबर ज्यादा है बस लोकसभा में। और राज्यसभा में इनके पास मेजोरिटी है नहीं, अभी राज्यसभा में मेजोरिटी है नहीं, राज्यसभा में मान लो इनके पास 245 में से कुल 15 मेंबर है। ठीक है, अब एक चीज समझो, इनके पास कुल कितने हुए, 292 बाकी तो अपोजिशन वाले हुए ना, तो ज्वाइंट सिटिंग में भी ऑर्डिनरी बिल फेल हो सकता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रख लेना, ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाता प्रेसिडेंट है,
ज्वाइंट सिटिंग बुलाता प्रेसिडेंट है, लेकिन जो उसे प्रिसाइड करता है वो स्पीकर उस सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं, उस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। अब मान लो भाई जो लीडर ऑफ द हाउस ज्यादातर लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा के केस में ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस कोई भी हो सकता है। लीडर ऑफ द हाउस कोई भी हो सकता है, अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर किसी और को नियुक्त कर देगा, वो लोकसभा का मेंबर नहीं है, तो लीडर ऑफ द हाउस बोल सकता है कि भाई आप सीक्रेट सिटिंग बुला लो, सीक्रेट मीटिंग कर लो। यानी कि हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जर्नलिस्ट के सामने या जो पार्लियामेंट का सेशन देखने जाते हैं उनके सामने हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो जो लोकसभा स्पीकर है वो सीक्रेट सेशन भी बुला सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगली बात करें स्पीकर के बारे में ही, हाँ जी, इसके बाद अगर अगली बात कर ले तो जैसा कि ये मेंबर तो होता है, ये लोकसभा का स्पीकर जो है, एक और चीज समझ लो। चलो पहले इसके फंक्शन ही डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि वो ये बता सकता है, मान लो अगर कोई एक एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कोई आपको बोल रहा है कि भाई ये एंटी डिफेक्शन यानी डिफेक्शन के आधार पर इसे आपको बाहर कर देना चाहिए संसद से, तो जो फाइनल इशू होता है, एक मिनट रुकना, हाँ जी, तो जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो स्पीकर की होती है। फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है? स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी होती है। लेकिन स्पीकर को 1992 में बोला गया, पहले क्या था कि भाई ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा 1992 से पहले, लेकिन 1992 में बोला गया कि ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकता नहीं, आएगा ही। अगर कोई बोले कि भाई मुझे गलत ग्राउंड पे डिफेक्ट किया गया है तो वो निश्चित रूप से जाके कोर्ट में बोल सकता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो एक्ट, अब एक चीज मान लीजिए आप, जितनी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, यानी कि जैसे कि यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली का एक स्पीकर हो गया, ठीक है, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली का, यूके की लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, जितने भी राज्य, स्टेट, दिल्ली, पौंडीचेरी, जो इनके स्पीकर्स होते हैं, उन सब का जो एक्स ऑफिसियो हेड होगा, यानी कि एक्स ऑफिसियो हेड कौन होगा? वो भी स्पीकर ही होगा। एक और चीज समझ लो, स्पीकर जो होता है वो 3 कमेटीज का चेयरमैन होता है, 3 कमेटीज का चेयरमैन होता है स्पीकर। एक तो होती है जनरल पर्पज कमेटी, एक होती है जनरल पर्पज कमेटी, एक होती है रूल्स ऑफ कंडक्ट बिजनेस ऑफ लोकसभा, रूल्स ऑफ कंडक्ट बिजनेस ऑफ लोकसभा, ठीक है। और जो तीसरी कमेटी होती है वो निश्चित रूप से होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जो तीसरी कमेटी होती है वो होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। 3 कमेटी जो होती हैं, इनका जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात कर लें तो स्पीकर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो लोकसभा के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, एक अब जो मैं स्पीकर पे आना चाह रहा था, एक और चीज समझ लीजिएगा, थोड़े सा स्पीकर के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि फीचर्स क्या मतलब, स्पीकर के बारे में जो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज समझो, स्पीकर का इलेक्शन शुरू से करते हैं। देखो, जो स्पीकर का इलेक्शन होगा, स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसकी जो डेट डिसाइड करेगा, स्पीकर के इलेक्शन की डेट डिसाइड करेगा असलियत में प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। एक और चीज मैं बता दूं, स्पीकर का इलेक्शन जो होता है वो माना जाता है कि भाई फर्स्ट सिटिंग के बाद तुरंत से तुरंत होना चाहिए, कोई इसके लिए टाइम नहीं दिया हुआ, यानी कि एज सून एज पॉसिबल इसके लिए टाइम लिमिट है, एज सून एज पॉसिबल। लेकिन एक्चुअल में स्पीकर का इलेक्शन देखो प्रेसिडेंट तो आके बैठ के कराएगा नहीं। तो देखो, अगर माना जाए, आपसे पूछा जाए कि कौन कराता है, डेट एंड टाइम फिक्स कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। लेकिन एक्चुअल में इलेक्शन कौन कराता है? तो स्पीकर का जो एक्चुअल में इलेक्शन कराता है वो होता है प्रोटम स्पीकर, वो होता है प्रोटम स्पीकर, ठीक है। एक और चीज समझ लो, प्रोटम स्पीकर भी डिस्कस कर लेंगे जब बताएंगे। चलो पहले हम एक और चीज बता दूं, प्रोटम स्पीकर क्या होता है। प्रोटम स्पीकर समझ लो पहले। देखो, प्रोटम स्पीकर जो होता है, प्रोटम स्पीकर जो होता है, मान लो आपकी एक जो पुरानी लोकसभा थी वो भंग हो गई, उसके बाद नए चुनाव हुए, नए मेंबर्स आए, ठीक है। अब जब सारे नए सांसद जो आके उस लोकसभा में बैठेंगे तो भाई उनके लिए, अब देखो वो बच्चे ही हैं ना, जूता चप्पल चला दे क्या पता पहली मीटिंग में, तो उनके लिए एक ऑफिसर चाहिए, उनके लिए एक ऑफिसर चाहिए कि भाई तुम इस मीटिंग को, इनकी सेशन को संभाल लो। तो वो जो पहली सिटिंग को संभालने वाला बंदा होगा इन एमपीज में से सबसे ज्यादा बूढ़ा इन द सेंस, मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा बार जो एमपी रहा होगा, कन्वेंशन के अनुसार यही है कि जो सबसे ज्यादा बार एमपी रहा होगा वो इस समय इसके यानी कि इस
ऑफिस को प्रिसाइड करेगा, ठीक है, इस सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, इस सिटिंग को होल्ड करेगा। और जो इस सिटिंग को प्रिसाइड करेगा उसका नाम दे दिया हमने प्रोटम स्पीकर, ठीक है। प्रोटम स्पीकर अपने ऑफिस में जाने से पहले, यानी कि जब वो प्रोटम स्पीकर का पद संभालेगा, उसे ओथ लेनी जरूरी होती है, उसे ओथ लेनी जरूरी होती है। फिर प्रोटम स्पीकर ही एक्चुअल में इन सब एमपीज को ओथ दिलाता है, प्रोटम स्पीकर ही एमपीज को ओथ दिलाता है। देखो, असलियत में ओथ दिलाना किसका काम है? प्रेसिडेंट का। असलियत में ओथ दिलाना किसका काम है? प्रेसिडेंट का। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ओथ दिलाने आते नहीं, तो असलियत में जो उनको ओथ दिलाता है वो होता है प्रोटम स्पीकर। और प्रोटम स्पीकर ही स्पीकर का इलेक्शन करा के वहां से निकल लेता है, उसके बाद स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। ये था स्पीकर के बारे में। अगर हम बात कर लें फिर स्पीकर के बारे में कि स्पीकर का काम क्या क्या है, यानी कि एक और चीज समझ लो, जो स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन होते हैं, ये लोग ओथ नहीं लेते, ये लोग ओथ नहीं लेते हैं, ठीक है। ओथ क्यों नहीं लेते? देखो, स्पीकर वो जब बनेगा जब एमपी की ओथ ले चुका होगा, है ना। और जब वो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ जब वो ले चुका होगा, उसके बाद वो स्पीकर बनेगा। और स्पीकर एक ऑफिस है जिसमें इंडिया में कन्वेंशन ये है कि उसे पार्टी से भी रिजाइन नहीं देना पड़ता, जबकि ब्रिटिश में कन्वेंशन ये है कि उसे पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है। यानी कि हमारे यहाँ का स्पीकर अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं देगा, लेकिन वो न्यूट्रल माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई वो न्यूट्रल है। इसके बाद हम इसका डिस्कस भी कर लेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफिस भी है, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी भी इसकी एक रहती है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि स्पीकर को भगाया कैसे जा सकता है। मान लो अगर आपको लगता है कि आपने गलत स्पीकर चुन लिया, तो वो कैसे कैसे उसकी पोस्ट खाली होगी। देखो, सबसे पहली बात तो जब इलेक्शन स्पीकर मर जाए, ठीक है, उसकी एक सीट खाली हो जाएगी। अगर स्पीकर ना मरे, है ना, कुछ ऐसा है कि भाई वो मरना ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी सीट 3 तरह से खाली हो सकती है, उसकी सीट 3 तरह से खाली हो सकती है। सबसे पहला रीजन जो ये है वो ये है कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन सौंप दे, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन सौंप दे किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। किसको? डेप्यूटी स्पीकर को। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अगर स्पीकर को अपॉइंट नहीं इलेक्ट किया गया, लेकिन स्पीकर के डेट, इलेक्शन की डेट जो डिसाइड की थी वो तो प्रेसिडेंट ने की थी, लेकिन स्पीकर जो अपना इस्तीफा सौंपता है वो डेप्यूटी स्पीकर को सौंपता है। और डेप्यूटी स्पीकर में हम पढ़ेंगे वो अपने रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को सौंपता है, ठीक है। तो अभी हम खाली स्पीकर की बात कर रहे हैं कि भाई सबसे पहला तो वो रेजिग्नेशन कर दे। दूसरा कि उसका जो एज एन एमपी उसका इलेक्शन जो है वो वॉइड हो जाए। इलेक्शन वॉइड का मतलब है कि उसका इलेक्शन उसने मतलब किसी फर्जीवाड़े से लड़ा हो, या तो हो सकता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, या उसकी एज में गड़बड़ हो, या कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, डिफेक्शन हो, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो डिफेक्शन तो खैर नहीं होगा जो स्पीकर बन जाता है, यानी कि उसका इलेक्शन वर्ड डिक्लेयर हो जाए। इसके बाद जो इसमें तीसरा रीजन आता है, तीसरा रीजन ये आता है कि रिजोल्यूशन उसके खिलाफ पास हो जाए। रिजोल्यूशन कैसे पास होता है? देखो, रिजोल्यूशन जो पास होता है वो इसमें ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का खाली यहाँ पे मतलब है, खाली स्पीकर के लिए बता रहा हूँ, इसके अलावा स्पेशल मेजोरिटी अलग होती है। लेकिन स्पीकर के मामले में स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो समझ लो कि जितने मेंबर्स हैं, यानी कि 545 के आधे, 545 के आधे। लेकिन जबकि सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी जो अलग से केस होती है वो ये होती है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, और इसके बाद उसके हाफ होने चाहिए, है ना। लेकिन स्पीकर के केस में जो खाली ये रखा गया है कि भाई जितने मेंबर्स हैं, जितने मेंबर हैं सदन में, जितनी संख्या है उसके आधे होनी चाहिए, ना कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए मेजोरिटी में, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था, हाँ, ये जो रिजोल्यूशन है कम से कम 50 मेंबर द्वारा साइन किया हुआ चाहिए। अगर 50 मेंबर पहले इस रिजोल्यूशन को साइन करेंगे जब ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में लाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात कर लूं तो पहले स्पीकर को इसमें 14 दिन का यानी कि 14 डेज नोटिस दिया जाना चाहिए कि भाई साहब आ जाओ, देख लो कुछ तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा हो गया। अब एक चीज मान लो यार, स्पीकर गया हुआ है रसिया, ठीक है, रसिया में वो अपनी एक इमेज बना रहा, देखो मैं कितना अच्छा स्पीकर हूँ, अब पता पड़ा इधर पार्लियामेंट ने उसे हटाई दिया, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता। तो यानी कि उसे पहले 14 डेज नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उसके खिलाफ कोई भी एक्शन किया जाएगा। अगर स्पीकर की बात कर ले तो देखो, जैसा कि हमने बोला स्पीकर सेकंड इंस्टेंस में वोट देता है, लेकिन जब स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन चल रहा है, यानी कि अगर स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन आया हुआ है उसे हटाने का, तो स्पीकर जो है वो सेशन को प्रिसाइड नहीं करता, स्पीकर जो है वो सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि स्पीकर अब ऑर्डिनरी मेंबर की तरह काम करेगा। और मजे की बात यह है कि अब स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट करेगा।
यानी कि पहली बार में ही उसे वोट करना पड़ेगा। हालांकि वो लोकसभा की मीटिंग्स में आ सकता है, लोकसभा का सेशन अटेंड कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन वो ना तो स्पीकर रहेगा और ऑर्डिनरी मेंबर की तरह अपना काम करेगा, अपनी तरफ अपने पक्ष में वोट करना चाहेगा फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है, ये थी स्पीकर की बात। इसके ऑफिस की बात हो गई ना, ऑफिस कैसे कैसे खाली होता है। रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, अगर उसका इलेक्शन वर्ड डिक्लेयर हो जाए, और तीसरा रीजन ये है कि वो उसके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आ जाए, ये होते हैं वैकेंसी ऑफ स्पीकर। इसके बाद एक और चीज समझ लीजिएगा कि जो स्पीकर का ऑफिस होता है, जो स्पीकर का ऑफिस होता है, ये सारी चीज चेयरमैन में भी डिवाइड होंगी, तो है ना। जो स्पीकर का ऑफिस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है स्पीकर का, ठीक है, और इम्पार्शियल ऑफिस होता है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होगा उसके ऑफिस के सपोर्ट में, और कोई भी एक उसकी इंडिपेंडेंसी रखी जाएगी। हालांकि स्पीकर किसी ना रूलिंग पार्टी से चुना जाता है, लेकिन उसके बाद वो न्यूट्रल भी हो जाता है और इंडिपेंडेंट ऐसे हो जाता है कि देखो उसे किसी का डर धौंस नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसकी सैलरी है वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाएगी, वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाएगी। और जो स्पीकर की रैंक है वो 7th रैंक है, स्पीकर की जो रैंक है वो 7th रैंक है, कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर होती है। कैबिनेट मिनिस्टर बस पीएम डिप्टी पीएम से नीचे होती है, वरना स्पीकर की जो रैंक है वो 7th रैंक यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर होती है, सेम एज सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। ठीक है, ये स्पीकर की रैंक होती है। इसके बाद अगर उसकी सैलरी हो गई, ये रैंक हो गया, और रिजोल्यूशन जो है उसके कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके वजह से मतलब हो सकता है कि ऐसा कुछ केस ना हो, ठीक है, न्यूट्रल होता ही होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसकी वैकेंसी के उसके जो मतलब क्या है, उसका इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंट के लिए है। ठीक है, एक और चीज समझ लो, अगर मान लो उसने किसी को कुछ ऑफिस में वो अपने कुछ भी रूल्स अलाउ करे, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएंगे। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत मतलब उसका जो भी एक्शन है लोकसभा में, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। ये स्पीकर की पोस्ट की खासियत होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बाद अगर और कुछ बचा है तो। और हाई पोजीशन हमने बात कर ली, ठीक है, और चार्ज ऑन कंसोलिडेट, हाँ, इसका जो सैलरी है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर दिया, और चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इससे सैलरी मिलती है। बाकी इसकी जो सिंपली अलाउंस वगैरह है वो सब इसको अलग अलग पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड होते हैं, यानी कि इसकी सैलरी वैल्यू सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो इस वजह से जो स्पीकर है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ऑफिस है इसका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेप्यूटी स्पीकर की, नया टॉपिक डेप्यूटी स्पीकर। अब देखो भाई, ध्यान रखना इसका इलेक्शन स्पीकर का जो है वो एज सून एज होना चाहिए, कोई इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, डेप्टी स्पीकर डिसाइड कर लो। डेप्टी स्पीकर जो है जैसा मैंने पहले बताया 2011 तक रूलिंग पार्टी से होता था, लेकिन 2011 के बाद ये अपोजिशन पार्टी से होता है, ये अपोजिशन पार्टी से होता है। ठीक है, और डेप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन डिसाइड करता है कि कब होगा, कौन सी डेट को होगा, और जो इसका इलेक्शन कराता है वो स्पीकर कराता है। इसका इलेक्शन जो है वो स्पीकर कराता है। अगर मैं इसके बाद आपसे डेप्टी स्पीकर में बात करूं, तो जब स्पीकर अपने ऑफिस में नहीं होता, जब स्पीकर अपने ऑफिस में नहीं होता तो ये डेप्टी स्पीकर जो है ऑफिस को प्रिसाइड करता है, यानी कि सिटिंग को प्रिसाइड करता है कि चलो भाई अब मैं ही हूँ मुखिया। ठीक है, एक और चीज बता दो, डेप्टी स्पीकर भी कोई ओथ नहीं लेता है कि भाई अब मैं स्पीकर बन गया, इस चीज की डेप्यूटी स्पीकर कोई ओथ नहीं लेता है। अब देखो ये जो डेप्यूटी स्पीकर है, जो सीधे रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डेप्यूटी स्पीकर है काम किसका कर रहा है, प्रेसिडेंट का, लेकिन ये जो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को यानी कि हाउस को रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्पीकर के प्रति इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सैलरी अलाउंस वगैरह सब डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, इसकी जो सारी चीजें वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाती हैं, पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाती हैं। अब डेप्यूटी स्पीकर का फायदा सुन लो कि डेप्यूटी स्पीकर का फायदा क्या है। डेप्यूटी स्पीकर अगर किसी भी कमेटी में चुना जाता है कि भाई चलो तुम इस कमेटी में हो, तो डेप्यूटी स्पीकर खुद से खुद यानी कि एक्स ऑफिशियो हेड बन जाता है। डेप्यूटी स्पीकर एक्स ऑफिशियो हेड बन जाता है ऑफ दैट कमेटी। जिस भी कमेटी के लिए डेप्यूटी स्पीकर को चुन लिया गया, वो खुद से खुद उस कमेटी का हेड बन जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर के पास ये स्पेशल पावर होती है। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर की सेम वही चीज है कि वो रिजाइन कब कब हो सकता है, उसकी सीट कब कब खाली हो सकती है। अगर डेप्यूटी स्पीकर की सीट देखो 3 केसेस है, सेम स्पीकर वाले केसेस हैं,
बस इतना अंतर है कि जो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देता है वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है, और जबकि ये जो स्पीकर है ये जो अपना रेजिग्नेशन देता है, डेप्यूटी स्पीकर जो अपना रेजिग्नेशन देता है वो देता है स्पीकर को, डेप्यूटी रेजिग्नेशन देता है स्पीकर को अगर इसने रिजाइन दे दिया, ठीक है। दूसरी केस क्या होगी कि उसका इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो गया, दूसरी जो कंडीशन होगी उसका इलेक्शन जो है वॉइड डिक्लेयर हो गया। तीसरी कंडीशन की उसके खिलाफ रिजोल्यूशन आ गया, उसे हटाने के लिए कोई रिजोल्यूशन आ चुका है। अच्छे जो रिजोल्यूशन लाए जाते हैं इस आधार पर लाए जाते हैं कि भाई तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ठीक से काम नहीं किया है। ये सारी चीजें जो डेप्यूटी स्पीकर कब कब काम कर सकता है, डेप्यूटी स्पीकर जब काम कर सकता है जब जो स्पीकर का ऑफिस जो है वो वेकेंट हो, स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर कहीं कहीं क्या होता है कि मान लो स्पीकर आज मरा और उसके जो, अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, स्पीकर का जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, 5 साल के लिए, है ना। डेप्यूटी स्पीकर का क्या काम होता है कि अगर ऑफिस वेकेंट है तो ये स्पीकर की जगह अपनी पोजीशन संभाल लेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पैनल ऑफ एक चेयरपर्सन होता है लोकसभा का, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैनल, अच्छा एक चीज, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर में इतना ही था, बस इसकी जो मेन पावर है वो यही है कि भाई ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाता है जिस कमेटी में ये जाता है। पैनल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा सॉरी, पैनल चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इंडिया में सबसे पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर थे, अगर 1921 में जो गवर्नर जनरल था उसने नॉमिनेटेड किए थे, एक तो भाइट था, एक तो भाइट याद कर लेना, पैट्रिक भाइट, ठीक है, और दूसरे थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ये जो थे भाइट ये तो स्पीकर थे, नाम से समझ जाओगे कि बड़ा स्पीकर, और छोटा जो थे ये डेप्यूटी स्पीकर थे, ठीक है। फिर 1925 में जो सबसे पहले इलेक्टेड स्पीकर हुए इंडिया के, सबसे पहले इंडिया के इलेक्टेड स्पीकर हुए वो हुए विट्ठल भाई जे पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है। और 1947 में आजादी के बाद जो सबसे पहले स्पीकर हुए वो हुए जी मालवंकर, जी मालवंकर सबसे पहले स्पीकर थे। और अरियंतम अय्यंगर, है ना, अरियंतम अय्यंगर जो थे ये सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर थे, ये सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर, और जी मालवंकर जो थे वो सबसे पहले स्पीकर थे, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पैनल चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। पैनल चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर जो अपने 10 लोगों की एक लिस्ट चुनता है। अब जब स्पीकर 10 लोगों की लिस्ट चुनता है तो उस लिस्ट का क्या फायदा होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। वो जो लिस्ट होती है, एक और चीज समझ लो, ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे, जो एमपी होगा यानी कि जो लोकसभा का मेंबर होगा, हाउस का मेंबर होगा, उसी में से ही चुना जाएगा, इसके बाहर से नहीं चुन सकते आप, ठीक है। अब ये जो बात होती है, हाँ, पैनल चेयरपर्सन 10 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर क्या काम करते हैं, मान लो अगर स्पीकर साहब जो है, स्पीकर साहब चले गए छुट्टी मनाने, स्पीकर साहब चले गए छुट्टी मनाने, ठीक है, कहीं घूमने चले गए, यूक्रेन की लड़ाई में चले गए, तो स्पीकर साहब वहां पे फंस गए, अभी वापस नहीं आ पा रहे, है ना। और जो डेप्यूटी स्पीकर है, जो डेप्यूटी स्पीकर है उन्होंने लगा ली फांसी, वो मर गए, ठीक है। अब इसके बाद बात कौन करेगा, यानी कि इसके बाद इस सेशन को कौन करेगा। देखो, स्पीकर अभी भी अपनी पोजीशन पे है, ध्यान रखना, स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट नहीं है, स्पीकर एब्सेंट है, ठीक है। तो इस संदर्भ में जो इसे हेड करेगा, इसकी सिटिंग को हेड करेगा, वो इस पैनल चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा में से कोई एक मेंबर होगा जो उस सिटिंग को हेड करेगा, ठीक है। अब लेकिन मान लो स्पीकर यूक्रेन के युद्ध में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे थे और वो भी निकल लिए, ठीक है। या एक चीज मानो उन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है, मारो क्यों यार किसी को, उन्होंने अगर रिजाइन दे दिया, जब स्पीकर ने रिजाइन दे दिया, स्पीकर की पोस्ट खाली, डेप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली, आप सोचोगे कि इसमें से हम ले लेंगे 10 मेंबर में से जो भी एक रहा होगा उसे ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके लिए प्रेसिडेंट बताएगा कि भाई इस सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा, यानी कि अगर आप एब्सेंट हो तो आप इस पैनल में से सिटिंग को प्रिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर स्पीकर की पोस्ट और डेप्टी स्पीकर की पोस्ट अगर वेकेंट है तो फिर प्रेसिडेंट साहब बताते हैं कि भाई अब तुमको ये ऑफिस प्रिसाइड करना है, इस ऑफिस पे तुमको अब काम करना है, ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्शन है वो एज सून एज पॉसिबल होना ही चाहिए, ये चीज हमको पता है, इलेक्शन जो है वो एज सून एज पॉसिबल होना ही चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, समझ आए पैनल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बताओ। हाँ जी बताओ, राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन कौन करता है।
राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन कौन करता है? तो राज्यसभा के चेयरमैन का कभी इलेक्शन ही नहीं होता, स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो जीत जाएगा, ये हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएगा उसके बाद वो खुद से खुद एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। ठीक है, काम सारे इसके स्पीकर वाले हैं, नाम इसका राज्यसभा वाले हैं। ठीक है, इसके काम डिस्कस कर लेते हैं कि काम क्या क्या होता है। एक और चीज बता दूं, चेयरमैन भी कोई ओथ नहीं लेता है, ये जो ओथ लेगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसके कामकाज की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि चेयरमैन का आखिरकार काम क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर वो राज्यसभा का चेयरमैन है, एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो, जो स्पीकर होता है, अंतर समझ लेना थोड़ा सा। जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का मेंबर होता है। लोकसभा का मेंबर होता है कि नहीं होता? यानी कि स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है कि नहीं होता? ठीक है, यानी कि हाउस का वो मेंबर है, उस वाले हाउस का। लेकिन जो चेयरमैन होता है वो, एक मिनट रुको, जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है, चेयरमैन बोलता है मुझे राज्यसभा का मेंबर नहीं बनना, चेयरमैन बना रहे हो तो बना लो। काम क्या होता है उसका? काम वही होता है उसका प्रिसाइडिंग ऑफिस, यानी कि वो जब भी कोई उसकी सीटिंग राज्यसभा की सीटिंग होगी तो वो उसे प्रिसाइड करेगा, ये चेयरमैन का काम होता है। ठीक है, दूसरा चेयरमैन का क्या काम होता है? चेयरमैन या स्पीकर का यही काम होता है कि मान्यवर तुम बैठो, तुम बैठो, तुम बोलो हाँ हाँ, तुम बैठो मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो चेयरमैन का काम होता है। अगर मैं चेयरमैन की बात कर लूँ तो स्पीकर के पास चेयरमैन से दो पावर ज्यादा है। स्पीकर के पास चेयरमैन से दो पावर ज्यादा है। कौन कौन सी दो पावर है? पहली पावर, स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है। पहली पावर, स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है, ये स्पीकर के पास पावर है। चेयरमैन के पास ये वाली पावर नहीं है। दूसरा, जो ज्वाइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, जो ज्वाइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की, उसे भी जो प्रिसाइड करेगा वो भी स्पीकर ही करेगा। उसे कभी भी प्रिसाइड चेयरमैन नहीं कर सकता है, उसे कभी भी प्रिसाइड जो है चेयरमैन नहीं कर सकता। ठीक है, ये लोकसभा स्पीकर के पास ये दो एक्सटर्नल पावर है, दो एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जिसकी वजह से माना जाता है कि लोकसभा का स्पीकर ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जब हमने राज्यसभा और लोकसभा पढ़ी थी पिछली क्लास में, तो जैसा कि मैंने बोला था आर्टिकल 312 से राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, राज्यसभा बोल सकता है दो स्टेट के लिए कि चलो भाई तुम लॉ बना लो, है ना। तो राज्यसभा रिजोल्यूशन जब भेजेगा लोकसभा के पास, जब भी पार्लियामेंट लॉ बना पाएगी। ये सारी चीजें ऐसे हैं जिनसे पता पड़ता है कि राज्यसभा भी पावरफुल है, लेकिन राज्यसभा इतनी पावरफुल रह नहीं जाती अगर स्पीकर के पास ये दो पावर पहुंच जाती है तो। ठीक है, इसके बाद अगर देखो भाई, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी वैलरी क्या होती है, किसकी? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। अच्छा एक बात बताओ, देखो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। अब मान लो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू, ठीक है, ये है इस समय के वाइस प्रेसिडेंट। वेंकैया नायडू कौन है इस समय के? वाइस प्रेसिडेंट। और दूसरा काम क्या है इनका? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, दो चीज सेम है, यानी कि वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट भी है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी। अब ये बताओ सैलरी किस चीज की लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की? तो गाइस ये जो सैलरी लेते हैं, ये जो सैलरी लेते हैं, इनकी सैलरी सबसे पहले तो समझ लो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। सैलरी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, और ये जो सैलरी लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती, इनको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाते मिलती है। बाकी इनके कुछ अलाउंस, समटरी अलाउंस या जो भी इनको प्रिविलेज मिलते हैं वो कुछ अलग मिल जाते हैं, लेकिन सैलरी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। और आधार किसके आधार पे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के आधार पे इनको सैलरी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लें कि भाई ये भी कब कब निकलेंगे, यानी कि इनका ऑफिस भी कब कब खाली हो जाएगा, उस चीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑफिस कब कब खाली होगा इनका? देखो किसी भी चेयरमैन का भी ऑफिस जब खाली होगा, सबसे पहले केस में कि वो इस दुनिया से निकल लें,
सबसे पहले केस में डेथ हो जाए उनकी, दूसरे केस में वो रेजिग्नेशन दे दें, दूसरे केस में रेजिग्नेशन दे दें, ठीक है, दूसरे केस में अपना रेजिग्नेशन दे दें। और तीसरे केस में क्या होता है, तीसरे केस में अगर उनके खिलाफ रिजोल्यूशन आ जाए, तीसरे केस में उनके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आ जाए तो वो भी उनका वही काम होता है कि उस आधार पे वो निकल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरा केस में मतलब उनके खिलाफ कोई रिजोल्यूशन आ जाए, ठीक है, रिजोल्यूशन आएगा वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ। रिजोल्यूशन किसके खिलाफ आएगा, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन खुद निकल लेंगे। आपको रिजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के ही खिलाफ लाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि वो चेयरमैन से हट जाए, चेयरमैन से हट जाए और वाइस प्रेसिडेंट रहे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो चेयरमैन है, ठीक है, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वो चेयरमैन नहीं है। कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो वाइस प्रेसिडेंट ना हो और चेयरमैन रह जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कभी भी। दोनों चीजें एक साथ ही होंगी, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, हालांकि अभी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जब जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से वेकेंट या ऑफिस से एब्सेंट होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालता है। उस टाइम उनको प्रेसिडेंट की ओथ लेनी पड़ती है। और दूसरा जो उनको सैलरी अलाउंस मिलते हैं उस टाइम प्रेसिडेंट के आधार पर मिलते हैं। और इस टाइम जो यहाँ पे जो चेयरमैन होता है वो होता है डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं डेप्यूटी चेयरमैन क्या होता है, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हाँ जी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो सेम वही प्रोसेस है, डेप्यूटी चेयरमैन चुना जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेप्यूटी जब चेयरमैन चुना जाएगा तो जब इसकी चेयरमैन की सीट खाली हो जाएगी तो डेप्यूटी चेयरमैन अपना काम करेगा। जब चेयरमैन एब्सेंट होगा, जब चेयरमैन एब्सेंट होगा, जब डेप्यूटी चेयरमैन अपना काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सेम वही वाली कंडीशंस आती हैं कि जो इसकी सैलरी है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, इसकी सैलरी जो है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। डेप्टी चेयरमैन के होने के बाद एक और चीज समझ लो आप, जो इसका टेन्योर कब तक होता है, चेयरमैन का टेन्योर, चेयरमैन का टेन्योर जब तक है जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि 5 साल है, ठीक है। अगर कोई भी रिजोल्यूशन न ले जाए, सेम लोकसभा का टेन्योर 5 साल है, ठीक है। हालांकि अगर मैं पूछूं राज्यसभा का टेन्योर क्या है, तो राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, इसका कोई टेन्योर नहीं है, जबकि लोकसभा का नॉर्मली 5 साल टेन्योर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान कर लेना। इसके बाद मैं आपसे जो बात करने वाला था, डेप्यूटी चेयरमैन हो जाता है, ठीक है। सेम अगर ऑफिस में नहीं है तो वो उसकी पोस्ट कमान संभालेगा। मान लो डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो फिर उसके बाद वही पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। सेम वही कंडीशंस होती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा में कि भाई 10 लोग वो चुनेंगे, जो चेयरमैन है वो चुन के जाएगा। जब जब चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होंगे तो इनमें से एक बंदा अपनी पोस्ट संभाल लेगा, ठीक है। समझ लो डेप्यूटी चेयरमैन ने भी रिजाइन कर दिया और समझ लो वाइस प्रेसिडेंट हट गए अपनी सीट से, उन्होंने रिजाइन कर दिया, डेप्यूटी चेयरमैन ने भी रिजाइन कर दिया। उसके बाद कौन संभालेगा, यानी कि दोनों सीट अगर वेकेंट है, अगर दोनों सीट वेकेंट और एब्सेंट में अंतर समझ लो, अगर एब्सेंट है तो यहाँ से पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा से आपको कोई भी बंदा मिल सकता है। लेकिन अगर वेकेंट है, सीट अगर आपकी वेकेंट है यानी कि आपकी जगह खाली है, तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि भाई अब चेयरमैन जो राज्यसभा की मीटिंग है उसे कौन डिसाइड करेगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। और बाकी अगर आपको यही पता है कि हर एक में सेक्रेटरीट होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का सेक्रेटरीट अलग ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, लीडर ऑफ द हाउस। तो गाइस इससे पहले अगर आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना यार। पी लो, गंदा तो नहीं है यार ये। हाँ भाई यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करते रहो, ये सारी चीज़ें करते रहो। कभी आपने अपने घर पे देखा होगा कि एक लीडर होता है, यानी कि उसे बोलते हैं हम लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। आपके घर में किसकी चलती है ना, उसे बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस। एक और चीज मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा था, जो स्पीकर होता है, थोड़ा सा समझ लो, ध्यान आ गई मुझे। स्पीकर जो होता है, क्या बता रहा था मैं, स्पीकर फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का। हाँ, स्पीकर जो होता है वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ हाउस होता है। स्पीकर जो होता है वो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो पीएम होता है। वो कौन होता है? वो पीएम होता है, ठीक है। और अगर मैं हाउस की बात करूँ लोकसभा में, तो वो कौन होता है? स्पीकर होता है। इस चीज को आप ध्यान कर लीजिएगा, है ना। तो मैं बात कर रहा था जी लीडर ऑफ द हाउस की। तो अगर आप एक चीज समझो, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम मोदी जी हैं जैसे, ठीक है, मोदी जी जो है, मोदी जी अब कौन से हाउस में है? मोदी जी लोकसभा में है। मोदी जी जो है वो लोकसभा में, अगर तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर मान लो नरेंद्र मोदी की बजाय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते तो वो राज्यसभा से आते थे, वो राज्यसभा से आते थे। तो जब पीएम राज्यसभा से आते हैं तो वो कहीं एक अपने लोकसभा में यानी कि दूसरे सदन में एक लीडर ऑफ द हाउस डिक्लेयर करते हैं कि भाई तुम जो हो वो लीडर ऑफ द हाउस हो, तुम जो कौन हो वो लीडर ऑफ द हाउस हो। यानी कि फिर वो उस हाउस का गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंसिपल स्पोक्समैन बन जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस यानी कि ऑफ द लोकसभा कौन होता है, तो वो स्पीकर होता है। लक्ष्मीकांत में ये चीज दे रखी है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें लीडर ऑफ द हाउस ये हो गया, यानी कि लीडर ऑफ द हाउस जो होगा वो हमेशा मेजोरिटी लीडर होगा। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है वो ही लीडर ऑफ द हाउस होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए माना जाता है कि भाई आपको 10% सीट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ है कि अब 10% सीट ना हो तो भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हो। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से तो भाई कांग्रेस जिंदा रह जाए वही बहुत है ना। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन होता है कि अपोजिशन पार्टी का एक लीडर, अपोजिशन पार्टी का लीडर, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा सीट होती है उसका ये लीडर होता है। अपोजिशन लीडर का काम क्या होता है कि सरकार की जो नीति है उनके खिलाफ बोले, ठीक है। यानी कि सरकार की नीतियों को समय समय पर बताता रहे कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, भैया देखिए तुम ये गलत कर रहे हो, है ना। तो वो जो राहुल गांधी वाला काम होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन करता है। हालांकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, इस चीज को भी याद कर लेना। जहां तक इस समय लोकसभा में अगर अधीर रंजन साहब बचे हों, ठीक है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है जितना मुझे याद आ रहा है अभी तक, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा की बात कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है ना। इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन एक और चीज समझ लो, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन और ये लीडर ऑफ हाउस जो है, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखे हमें, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखे कहीं भी कि भाई ऐसा कुछ होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है ये सारे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन में एक नया टर्म आता है फिर शैडो कैबिनेट का। शैडो कैबिनेट डिस्कस कर लेते हैं। शैडो कैबिनेट क्या होती है? गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। शैडो कैबिनेट क्या होती है? शैडो कैबिनेट समझ लो। शैडो कैबिनेट एक चीज समझो आप, एक तो ये दो चीज समझ लो। इधर पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इधर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। इधर होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, है ना। और इधर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शैडो कैबिनेट की जरूरत क्या पड़ती है। अब देखो भाई नेता तो पढ़े लिखे होते नहीं है ना। कोई पूछे तो भाई शशि थरूर कैसे चला गया, वो तो पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि नेता पढ़े लिखे हों, है ना। उनको जरूरी नहीं है कि सारी मिनिस्ट्री की जानकारी हो। अब एक चीज मान लो, अगर शैडो कैबिनेट का सारा काम जो आ गया है वो आ गया राहुल गांधी पे, राहुल गांधी पे कपिल सिब्बल जो 2-3 लोग हैं यही काम करते रहते हैं। अच्छा इधर से भी क्या होता है, इधर से भी इनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 लोग बोलते हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी जी भी बोलते हैं, ठीक है। वो बस वो तो बोलते ही हैं, वो तो रुकते ही नहीं है ना। तो इधर से भी 2-3 लोग बोलते रहते हैं, इधर से भी 2-3 लोग बोलते रहते हैं। और जो छोटी मोटी मिनिस्ट्री जो होती है वो गायब हो जाती है। जैसे कि एमएसएमई पे कोई नहीं बोलता, है ना। जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होती है उसके बारे में कोई नहीं बोलता। तो ऐसी मिनिस्ट्री होती है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती और फिर इसमें घपले चलते हैं आराम से। तो शैडो कैबिनेट का तात्पर्य क्या है कि आपको एक अपोजिशन पार्टी से भी एज ए पीएम नियुक्त करना पड़ेगा जो आपका असलियत में पीएम नहीं होगा। इस चीज को ध्यान कर लेना। शैडो पीएम जो होगा, मान लो इधर से पीएम आप मान लो राहुल गांधी को, ठीक है। भाई देखो अपोजिशन पार्टी सपने में तो बना ही सकता है, नलायक शैडो कैबिनेट बना ले पीएम तो बन ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद उधर से फाइनेंस मिनिस्टर मान लो कौन हो गया भाई, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह नहीं हो सकते क्या फाइनेंस मिनिस्टर? सबसे अच्छे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर इधर से होम मिनिस्टर मानूं मैं, होम मिनिस्टर किसको मान लो? होम मिनिस्टर मान लो आप कपिल सिब्बल को, ठीक है।
कपिल सिब्बल को एक्सटर्नल मिनिस्टर यानी कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर शशि थरूर साहब, उनसे तो बेस्ट है ही नहीं कोई, शशि थरूर साहब, ठीक है, उनसे अच्छे तो रिलेशन कोई बना ही नहीं सकता। तो इसके बाद अगर मैं डिफेंस की मान लो, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा इधर से, तो डिफेंस मिनिस्टर मान लो मुलायम सिंह को मान लो, ठीक है, वो कांग्रेस में आ जाए, है ना, कांग्रेस में आ जाए तो कांग्रेस थोड़े दिन बाद सपा में चली जाएगी, सपा कांग्रेस में आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, होगा नहीं, ऐसा मजाक की बात है। अगर मान लो ये है, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे शैडो की तरह काम करेगा। अब काम क्या होगा कि पीएम जो है राहुल गांधी जो है वो खाली नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज पे ध्यान देगा, यानी कि भाई क्या गलत कर दिया, क्या गलत नहीं किया। राहुल गांधी जैसे नरेंद्र मोदी जी कुछ गलत कर दिया, तुरंत बोला है कि मोदी जी तुम ये गलत कर दो। अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह होंगे, निर्मला सीतारमण पे ध्यान देंगे काम में, ठीक है, तो इसके बाद जो भी इनका गलती होगी तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर बोल देंगे निर्मला सीतारमण जी तुम ये गलत कर दियो। इसके बाद सेम ही पीएम कपिल सिब्बल साहब बोल देंगे कौन है सर, अमित शाह जी तुम ये गलत कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी कि उनके काम पे एक एक मिनिस्ट्री सब पे बट गई, इधर जिस जिस मिनिस्ट्री का काम था वो उस काम से इधर काम करने लगे। अब क्या होगा, जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो जाएगा, यानी कि अपोजिशन अब सरकार की हर नीति के खिलाफ बोल सकता है, सरकार की हर मिनिस्ट्री के खिलाफ बोल सकता है। हो सकता है कि इसी वजह से वो एक आम पब्लिक से जुड़ जाए, आम पॉपुलेशन से जुड़ जाए और उससे अपोजिशन जो है वो एक बेस्ट अपोजिशन बन जाए। तो ये जो इन्होंने अलग से गवर्नमेंट बनाई है, जो असलियत में पीएम सीएम इनकी तरह काम नहीं करेंगे, बस इनकी तरह सोचेंगे, ठीक है, कि ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने गलत किया। तो इस ही जो कैबिनेट को जो बोलते हैं हम शैडो कैबिनेट बोलते हैं, शैडो कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी कल आगे शुरू करेंगे। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।